अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मार्च 2025 पेपर 32 का क्वेश्चन 1 करूंगा। और ये क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बेस्ड है। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, लेकिन ये जून 23 या नवंबर 23 जितना ट्रिकी या यूनिक या डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल फॉर स्टूडेंट्स इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन। द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सीएफ लिमिटेड वर एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट्स की डिटेल है, ये क्लोजिंग बैलेंसेज है, ये ओपनिंग बैलेंसेज है। अब इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहा है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, शेयर प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर जीरो हो गया। जनरल रिजर्व ईयर बिगनिंग में नहीं था, अब क्रिएट हो गया बैलेंस उसका। सेम गोज फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये डिबेंचर ईयर बिगनिंग में नहीं थे, अब इशू हुए वे, उसका लाइक करंट ईयर में इशू हुए। वेर जो 12% डिबेंचर्स है ईयर बिगनिंग में थे, अब नहीं है। इसका मतलब ये करंट ईयर में रीपे किए गए हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और ड्यूरिंग द आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव, पहले ईयर ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव था, अब ओवरड्राफ्ट है, तो उसका अलग कैश डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब इस पे देखे पहली रिक्वायरमेंट ना, सिर्फ थ्योरी के पार्ट भी देखो बाद में करूंगा, क्योंकि मेन आप लोग तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए देख रहे हैं। प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024 अ स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो पहले हम उन इस इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए रेलिवेंट है। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऑन 1 जनवरी 2008 premises had been devalued upwards by 120,000। तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है किसी और वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल हो ये। ऑन 1 सितंबर 2024, माय बैड, पहले हम प्रॉफिट ऑपरेशंस पे फोकस करना चाहिए। तो ऑन 1 फेब 2024 अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स वर मेड ऑफ वन ऑर्डनरी शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड। रिजर्व्स आर मेंटेन इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। अभी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Dividends paid during 2024, 1 March, final dividend of 0.11 per share on all shares in issue December 2023। तो उसका लिए प्रीवियस शेयर्स पे इशू होगा। फिर 1 अगस्त को इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.06 पर शेयर ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट जुलाई 2024। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने 1 फरवरी को बोनस शेयर्स इशू किए, तो उसका मतलब अब इंटरिम डिविडेंड अपडेटेड शेयर्स पे कैलकुलेट होगा। The 12% debenture 2024 of 60,000 was repaid on 30 June। The 8% debenture 2030 of 80,000 was issued on 1 July। Debenture interest was paid every 6 months। इसका मतलब करंट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट ड्यू है वो सारा पे कर दिया गया है। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट का कोई एक्रूड या इंटरेस्ट पेबल नहीं है। तो ये जो डिबेंचर्स हमने रीपे किए इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, और जो करंट ईयर में डिबेंचर्स इशू किए वो जुलाई को किए, तो उस पर भी सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। तो इस पर इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट होगा, टी अकाउंट नहीं बनेगा। द जनरल रिजर्व वॉज क्रिएटेड ऑन 31 दिसंबर 2024। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि इन केस अगर शेयर प्रीमियम सफिशिएंट नहीं होता बोनस इशू के लिए, तो फिर उसकी रिमेनिंग अमाउंट जनरल रिजर्व से ली होगी उसने, या फिर उसने रिटेन अर्निंग से ली होगी। तो एक चीज तो आप लोग देख सकते हैं, जनरल रिजर्व का बैलेंस है ईयर एंड में, और ईयर बिगनिंग में था नहीं, तो प्रोबेबली जनरल रिजर्व यूज नहीं हुआ बोनस इशू के लिए। शेयर प्रीमियम तो पूरा ही यूज हो गया, ये बोनस इशू के लिए यूज हुआ है। लेकिन जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ दिसंबर को, वेर एज बोनस इशू किया 1 फेब को। तो जनरल रिजर्व बोनस इशू के बाद क्रिएट हुआ है, तो फिर बोनस इशू के लिए जनरल रिजर्व यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट है वो रिटेन अर्निंग से ली होगी। ऑल दो अगर आप लोग बाई मिस्टेक जनरल रिजर्व से भी बोनस इशू की रिमेनिंग अमाउंट ले लेते, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन डिफरेंट आएंगे। लेकिन अगर आप बाकी चीजें सही करेंगे तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टिल बैलेंस होगा। तो उस पर हम एक रिटेन अर्निंग का सेक्शन बनाएंगे, 245,800। और प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर भी गिवन नहीं है, तो पहले हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके जरिए पर प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन आ जाएगा। इसके लिए हमें फाइनल डिविडेंड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0.11, और ये प्रीवियस शेयर 300,000 है, पर वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी सेम होंगे। इंटरिम डिविडेंड 0.06, और अपडेटेड शेयर्स हमारे 400,000 है।
तो ये हो गया 24,000। अच्छा, बोनस इशू की भी हम वर्किंग करेंगे, तो उसके हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो बोनस इशू से पहले शेयर्स 300,000 थे, और जिनके पास 3 शेयर्स हैं उनको एक मिलेगा, तो हम उसको 1/3 से करवाएंगे। तो बोनस इशू के शेयर्स 100,000 है, और इसी बोनस इशू की वैल्यू भी 100,000 हो जाएगी, क्योंकि पार वैल्यू 1 है और बोनस इशू पार वैल्यू पे होता है। अब देखिए, अब शेयर प्रीमियम आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द ईयर 0 हो गया, तो उसने शेयर प्रीमियम से 80,000 लिया होगा, और तो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही नहीं ड्यूरिंग द ईयर जिसने शेयर प्रीमियम को चेंज किया हो या इंक्रीज किया हो, और बाकी 20,000 रिटेन अर्निंग से लेंगे, और से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी किया है। तो बोनस इशू, उसके लिए 20,000 यहाँ से इसने माइनस किया होगा, इसने फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड इसने माइनस किया होगा, और जीआर ईयर में जरूरत है उसका जितना जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो पूरा ही ट्रांसफर किया होगा करंट ईयर में उसने। और फिर इसके बाद इसका बैलेंस सीडी आ गया होगा जो उसने खुद ही दिया हुआ है 207,000। अब इसमें अगर हम रिवर्स में चलेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो 207,000 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 33 प्लस 20, तो 207 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 33, जो प्लस 20 माइनस 245,800। तो अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया मेरा 68,200। अब इसने प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन सब इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है। तो हम एक इंटरेस्ट की भी वर्किंग कर लेंगे। तो 60,000 का 12%, और इस पे लेकिन सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो आप इसे इंटू 6/12 भी कर दीजिएगा। फिर जो करंट ईयर में डिबेंचर्स इशू किए वो 80,000 है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट सिर्फ अब 8% है, क्योंकि वो जुलाई को इशू किए थे, तो उन पे भी सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। तो ये हमारा है 6,800। तो 68,200 निकालने के लिए इसने ये 6,800 माइनस किया होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से। तब हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, विच इज 75,000। तो आप पूरा अगर ये नहीं भी सही कर पाते तो जितना हो सके उतना सही कर लो, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब मेन रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस इन अकॉर्डेंस विद IAS 7, और इसके आपके 12 मार्क्स हैं। तो 12 प्लस 5 17 हो गए, तो 25 में से आउट ऑफ 17 आपको सिर्फ कैलकुलेशंस के मिल रहे हैं। अब हमें बाकी इंफॉर्मेशन भी कंसिडर करनी पड़ेगी। ऑफिस प्रेमिसेस तो चले मैंने इत्तेफाक डिस्कस कर लिया था पहले ही। एन ओल्ड फोटो कॉपियर विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 8400, कैरिंग वैल्यू नेटबुक वैल्यू का दूसरा नाम होता है, वॉज पार्ट एक्सचेंज फॉर अ न्यू वन विद अ कॉस्ट ऑफ 25,000, अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 3500 वॉज रिकॉर्डेड। और इतना तो आप लोग को भी आइडिया होगा कि ऑफिस इक्विपमेंट ऑब्वियसली फोटो कॉपियर प्रेमिसेस पे तो नहीं आएगा, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट होगा। और इसके लिए आपको पार्ट एक्सचेंज का आइडिया होना चाहिए, और जिसको नहीं है इस लेवल पे तो होना चाहिए A2 लेवल के अकाउंट से, और ये स्टूडेंट O लेवल से पढ़ रहा होता है। नहीं है तो डेप्रिसिएशन मैंने अपने चैनल में कवर किया हुआ है फॉर बहुत O लेवल से नहीं है, तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट को जाके रेफर कर सकते हैं पार्ट एक्सचेंज के लिए। तो पार्ट एक्सचेंज में होता है कि हम पुराने एसेट को एक्सचेंज करके नए एसेट ले रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल प्राइस है, उससे हम कम पे कर रहे होते हैं।
तो वही पेमेंट कैश फ्लो के लिए रेलिवेंट होगी, उसमें 25,000 नहीं जाएगा। लॉस ऑन डिस्पोजल चलिए दे दिया, mercedes ले लेंगे, फिर बाद में हम उसका डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे। मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, और यहाँ देखिए इसने नॉन करंट एसेट की फाइनल वैल्यूज दी हुई है। तो ये जो 116,000 है, ये नेट बुक वैल्यू है, और ईयर बिगनिंग में कोई इसका बैलेंस था नहीं, इसका करंट ईयर में ही खरीदी है। तो उसको 1 ईयर डेप्रिशिएट किया और उसके बाद की नेट बुक वैल्यू शो की है। तो आप में से कुछ लोग शायद मिस्टेक करेंगे कि 116,000 को 20% से मल्टीप्लाई करा देंगे और उस तरह डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वो बिल्कुल गलत है। इसकी थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो फिर हम इसकी जो जितने का ये खरीदा है वो कैश फ्लो के लिए रेलिवेंट होगा, और उसके बेसिस पे इसका डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। ऑफिस प्रेमिसेस और इक्विपमेंट के लिए नेट बुक वैल्यू के अकाउंट बनेंगे, क्योंकि ना मेथड दिया हुआ है ना रेट दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। A full year's depreciation is provided in the year of acquisition and in the year of disposal. तो सही है, बस हम अब इसकी वर्किंग्स स्टार्ट कर देते। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट एक्सचेंज करके दिखा देता हूँ। पार्ट एक्सचेंज में जो ट्रेड इन वैल्यू पार्ट एक्सचेंज वैल्यू होती है, जो कि डिस्काउंट होता है एक्सचेंज की वजह से नॉन करंट एसेट में मिल रहा होता है, वो यूज होता है डिस्पोजल प्रोसीड अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालते वक्त, क्योंकि ऐसे एसेट को बेच के कोई डिस्पोज ऑफ करके कोई हमें पैसे नहीं मिल रहे होते। तो ये आया होगा ट्रेड इन वैल्यू -8400 से। तो अब ये -3500 प्लस 8400 हो जाएगा, तो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 4900। अब ये भी कैलकुलेट किया जाता है, अभी तो डिफरेंस से निकाला है। ट्रेड इन वैल्यू जो है वो जो ओरिजिनल कॉस्ट या प्राइस है उसमें से पेमेंट माइनस करके निकाला जाता है। तो पेमेंट को हम पॉजिटिव कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा 25,000 -4900। तो जो न्यू फोटो कॉपियर है उसके लिए हमने 20,100 पे किया, 25,000 नहीं किया, पार्ट एक्सचेंज की वजह से। ये वैल्यू कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज होगी। और दूसरा, मोटर व्हीकल सर्टेन स्टूडेंट्स को उस पर ट्रिकी लगा, तो वो कर लेता हूँ पहले मैं। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है इसका। तो फर्स्ट ईयर में इसको 20% से डेप्रिशिएट किया होगा, तो अब जो नेट बुक वैल्यू है वो 80% ऑफ कॉस्ट है। तो 116,000 80% है। अगर मैं 100% इसकी कॉस्ट होगी, तो ये हम इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। 116,000 इंटू 100%, तो नई व्हीकल की कॉस्ट 145,000 है। और इसी मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का डिफरेंस हो जाएगा। या 145,000 पे 20% लगा के भी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। 29,000। तो पहले हम ऑफिस प्रेमिसेस का बना लेंगे, क्योंकि उस पर डिस्पोजल नहीं है, उस पर सिर्फ रिवैल्यूएशन है। तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 320,000 है, 418,000 इसका बैलेंस ईडी है, और
और रिवैल्यूएशन बेशक कैश फ्लो में तो नहीं आएगा, लेकिन नॉन करंट एसेट में हम उसको डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन रिजर्व पे क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ आएगा 120,000। अगर डेप्रिसिएशन सही निकालनी है तो 320 प्लस 120 माइनस 418, तो 22,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। इसी तरह सेम वे में हम ऑफिस इक्विपमेंट की भी निकाल लेंगे। तो ब्रॉड फॉरवर्ड है 235,000 और क्लोजिंग है 214,000। अच्छा, अब वैसे अगर फेयर कॉस्ट का ये अकाउंट बनाना हो तो उसमें ये जो पार्ट एक्सचेंज में हम ऐसे खरीद रहे होते हैं, ए लेवल पे उसका ब्रेकअप शो करना पड़ता है कि कितना ट्रेड इन वैल्यू है और कितना हमने उसके लिए पे किया है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ रफ वर्किंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट 25,000 ले लें, क्योंकि यहाँ नॉन करंट एसेट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही डेबिट हो रही होती है, डेप्रिसिएशन भी उसी में कैलकुलेट की जाती है। और फिर हमने डिस्पोजल भी करी है इसकी, तो जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है उसकी नेटबुक वैल्यू उसने दी हुई है। डिफरेंस हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 235,000 प्लस 25,000 माइनस 214,000 माइनस 8,400, तो ये आ गया 37,600। तो हमारी मेन इंपॉर्टेंट सारी वर्किंग्स हो चुकी है। नाउ वी आर वेरी गुड पोजीशन टू स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। तो ये 75,000 है। तो अब सबसे पहले इस पे डेप्रिसिएशन ले लूंगा, मैं तीनों का कंबाइन ही कर लूंगा। 22,000, इसका 22,000 था, इसका 37,600 था, और मोटर व्हीकल का 29,000 था। 88,600। फिर उसने लॉस ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है, ये भी ऐड होगा। अब इन्वेंट्री इंक्रीज हुई थी 34,000 से, ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज है। और ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हो रहा है 23। फिर फाइनेंस कॉस्ट हम इंटरेस्ट भी ले लेंगे।
तो ये 6800 था। तो ये हो गया 84,300 पॉजिटिव, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये हो गया 159,300। अब है इन्वेस्टिंग। इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखो। 145,000 की हमने मोटर व्हीकल दी है। और जो हमने नई फोटो कॉपी है उसके लिए हमने 21,001 20,100 पे के 25 नहीं किया। और प्रेमिसेस तो रिवैल्यू किया था। तो ये हो गया 165,100। यही इन्वेस्टिंग का नेट कैश फ्लो भी हो जाएगा। डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं, कोई पार्ट एक्सचेंज में एसेट डिस्पोज ऑफ करते तो हमें पैसे नहीं मिलते कुछ में। अब है फाइनेंसिंग। जो करंट ईयर में हमने इंटेरियम में प्रपोज दिया, हमको डिविडेंड्स को कंबाइन कर लेंगे। तो ये हैं हमारे 33 और 24। तो ये आउटफ्लो हो जाएगा 57,000 का। इसके अलावा एक डिबेंचर रीपे कर रहे हैं 60,000 का। और जो नए डिबेंचर्स है वो 8% वाले वो हम इशू कर रहे हैं। अब इन दोनों को चाहे तो नेट भी ले सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं दोनों को सेपरेटली दे रहा हूँ। तो -57 -60 +80। तो ये हो गया 37,000। इन्वेस्टिंग का भी नेट कैश नेगेटिव नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मैं इन तीनों को यूज करके इंक्रीज या डिक्रीज निकालूंगा। तो यहाँ डिक्रीज आएगा। तो वो तीनों सेक्शंस के 159,300 -165,100 -37,000।
तो ये हो गया -42,800। ओपनिंग बैलेंस हमारा +4800 था। फिर ये हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। अब ये आपको थोड़ा ख्वारी तो लग रही थी कि ये पूरा अब लिखना पड़ता, तो आप लोग कैश एंड कैश बैलेंस लिखना पड़ेगा, सब कैश नहीं देख सकते आप में। अब देखिए, -42,800 +4800, तो देखिए -38,000 आ रहा है। और अगर आपके क्वेश्चन में भी देखें तो ड्यूरिंग द ईयर इसका बैंक ओवरड्राफ्ट है 38,000 का। तो ये हमारी वर्किंग सभी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई। अब इसके हम जरा थ्योरी के पार्ट्स भी अटेम्प्ट करेंगे। स्टेट हाउ बिजनेस क्रिएट्स अ जनरल रिजर्व। बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर करके ही बनता है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन वाई द बिजनेस फॉर क्रिएट जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का कोई स्पेसिफिक पर्पस देता हो, किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो वो कोई से भी आप कुछ पर्पस ऐसे बस समझा दे एक दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कोई इमरजेंसी या कंटिजेंसी कंपनी को फ्यूचर में हो तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। अच्छा, फ्यूचर में डिविडेंड मेंटेन करने, या कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है लेकिन किसी ईयर में या तो कंपनी को लॉस हो गया, या ये कि रिटेन अर्निंग्स लो है, तो उस केस पे भी जनरल रिजर्व से डिविडेंड दिए जा सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रिजर्व भी आपका रेवेन्यू रिजर्व है जो प्रॉफिट से क्रिएट हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी यूज टू पे डिविडेंड्स। बाकी ये है कि अब अगर इन्वेस्टमेंट के लिए उसके लिए भी यूज हो सकता है। नॉन करंट एसेट परचेज करने के लिए भी यूज हो सकता है। तो और भी यूजेस है, मैंने ऑब्वियसली 2 मार्क्स के हिसाब से आंसर किया इसको, क्योंकि अभी एक और थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं दम भी नहीं करना चाह रहा। Before 2024, CF Limited contracted a transportation company to deliver goods to its customers. In 2024, the company terminated the contract and purchased two motor vehicles to take over the delivery services. Advise whether or not CF Limited has made a good decision to take over the delivery services. Justify our answer. अब देखिए, अगर आप किसी कंपनी से, टीसीएस से या डीएचएल से, उससे डिलीवरी करवा रहे हैं तो वो फिर अपना टाइम लेंगे। तो पहले तो अगर आपका बिजनेस है तो आपका कस्टमर पहले आपका ऑर्डर करेगा, फिर आप वो ऑर्डर्स डिस्पैच करवाएंगे टीसीएस या डीएचएल इनके जरिए, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसमें थोड़ा डिलीवरी डिले भी हो सकती है, यही कि ज़्यादा टाइम लगेगा डिलीवरी में। खुद अब कंपनी डायरेक्ट डिलीवरीज करेगी, जैसे कंपनी अपने ही राइडर रख ले और अपने ही फ्लीट है डिलीवरीज के लिए, तो
टाइमली और क्विकर डिलीवरीज होंगी कस्टमर्स को। ये तो एक बड़ा फायदा है इसका। जैसे कंपनी को जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को उनके सर्विस के लिए पे करने पड़ते थे वो पे नहीं करने पड़ेंगे, वो कंपनी पे किसी और चीज़ पे खर्च कर सकती है। ऑल्दो लेकिन अब जैसे टीसीएस डीएचएल की व्हीकल्स या कुछ भी होती हैं तो उसका तो ऑब्वियसली रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन अब हमारी अपनी व्हीकल्स होंगी तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें ही करनी होगी, उसका डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली उस पर चार्ज होगा तो उससे भी प्रॉफिट डिक्रीज होगा। और प्लस अगर हमने इनकी इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो भी फिर हमें ही को भुगतनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली व्हीकल्स मोटर व्हीकल चलाने के लिए राइडर वगैरह भी रखेंगे तो उसका भी उनकी सैलरी या उनका खर्चा भी आएगा बिजनेस को वो। लेकिन हो सकता है ये खर्चे आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को स्पेशली डीएचएल वगैरह को देने पड़ते हैं उससे हो सकता है ये बहुत कम हो। और मैं तो अपनी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग कोई चीज़ दराज से मंगवाते तो उस पर भी ज़्यादा टाइम लगता है आने में। ये लेकिन अब जैसे मैं स्मॉल टू मीडियम साइज से करता हूँ तो उनसे जल्दी डिलीवरी हो जाती है क्योंकि उनका पर पूरा जो दराज का पूरा सिस्टम है डिलीवरी का वो उससे डील नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट अपने ही राइडर से और अपनी व्हीकल या उसके जरिए बाइक के जरिए डिलीवर करवा देते हैं तो प्रोडक्ट जल्दी आ जाता है। तो मैं तो दराज या इनसे लेने के बजाय जो स्पेसिफिक चीज़ें बेचते हैं रिटेलर्स वगैरह मैं उनसे बेचना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उनसे खरीदना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। तो उस पर कोई प्रोडक्ट आ जल्दी जाती है, उसमें ऑर्डर करना भी ज़्यादा आसान होता है। तो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके नहीं ऑर्डर करना पड़ता वहाँ। एट टाइम्स तो आप व्हाट्सएप पे भी उन्हें ऑर्डर कर दो डायरेक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये तो वही जो हम भी रियल लाइफ में फेस कर रहे होते हैं इस सिनेरियो में। वही पॉइंट्स मैंने या राइटिंग भी कर दी उनकी। और राइटिंग करते हुए एक और पॉइंट मैंने सोचा कि मैं इंक्लूड कर दूँ। तो जब कंपनी के खुद की व्हीकल से डिलीवरी हो रही होगी तो उसके लिए ड्राइवर्स भी खुद ही हायर करेगी। तो और कंपनी ज़्यादा देख सोच समझ के ड्राइवर्स हायर करेगी, वो जो को ड्राइविंग अच्छी आती हो, जो रिलायबली गुड्स डिलीवर करे और डैमेज ना करे गुड्स को ड्यूरिंग ट्रांजिट या ड्यूरिंग डिलीवरी वो। तो वो रिस्क भी रिड्यूस होगा। दूसरी कंपनी से हम अपनी डिलीवरीज करवा रहे हैं तो उसमें अगर जैसे टीसीएस है या डीएचएल है या लेपर्ड्स है या कोई भी उनसे अगर ड्यूरिंग डिलीवरी कोई डैमेज हो जाए तो उसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइवर्स पे चेक एंड बैलेंस टीसीएस के या किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के कंपनी हम बिजनेस इटसेल्फ नहीं रख सकता। ये कंट्रोल भी हमारे पास आ जाएगा। और फिर ड्राइवर्स को हायर करने की भी कॉस्ट हो सकती है, उनको हायर अच्छे ड्राइवर हायर करने में भी टाइम लग सकता है लॉन्ग टर्म में ना। लेकिन कंपनी को लॉजिस्टिक्स पे अपने कंट्रोल बहुत मिलेगा इससे अगर ये थोड़ा करता है। और हो सकता है कि जो एडिशनल कॉस्ट से एसोसिएटेड है वो स्टिल जितना हम ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करते हैं हो सकता है वो उससे कम हो। डेफिनेटली नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबली माइट बी लोअर। अल्लाह हाफिज़।